तो हेलो बडीज, दिस इज कुलदीप योर इंग्लिश एजुकेटर। और हमने स्टार्ट किया ओड। ठीक है, तो ओड के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज। ओके, तो ओड को लेकर कैसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और तमाम उन एग्जाम्स में जहाँ पर ये जो है सिलेबस का पार्ट है, वहाँ पर किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या बेस आपका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए स्टार्ट करते हैं ओड के बारे में। सो ओड की डेफिनेशन एम.एच. अब्राहम्स के अकॉर्डिंग क्या है? एन ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोम। ओड जो है वो एक लॉन्ग लिरिक पोम है। लिरिक का मतलब है इसको गाया जा सकता है। सो हम ओड को जो है गा भी सकते हैं। सो एक लॉन्ग है, लिरिक पोम है ओड। ठीक है, सीरियस इन सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट बिल्कुल सीरियस होता है। एक रिजिड सब्जेक्ट होता है, सीरियस सब्जेक्ट होता है। एलिवेटेड इन स्टाइल, जिसकी स्टाइल काफ़ी एलिवेटेड होती है, काफ़ी शान और शौकत इसमें दिखाई जाती है, काफ़ी सम्मानजनक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसा कुछ। मतलब ये आम जन की भाषा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है ओड की डेफिनेशन में। एंड इलेबोरेट इन इट्स स्टैंजा स्ट्रक्चर, और इसका जो स्टैंजा का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी इलेबोरेट होता है, काफ़ी डिटेल्ड होता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ है। उसके बाद है इट इज़ टिपिकली रिटर्न टू कॉमेमोरेट और एड्रेस, प्रेज, ग्लोरीफाई। ये जो है वो कॉमेमोरेट करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को प्रेज करने के लिए, या फिर किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की शान और शौकत दिखाने के लिए जो है, और सेलिब्रेट या फिर सेलिब्रेट करने के लिए किसी भी इवेंट को, किसी पर्सन को, किसी बीइंग को। ठीक है, उसको ये सब करने के लिए जो है वो बताया जाता है, लिखा जाता है। सो ओड क्यों लिखा जाता है? ओड लिखने का पर्पज़ है कि आप किसी को एड्रेस करना चाहते हैं, किसी को संबोधित करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल इन अ फॉर्मल, इंटेलेक्चुअल एंड डिग्निफाइड मैनर। एक फॉर्मल, बिल्कुल औपचारिक तरीके से आप इसमें लिखते हैं। इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से, बौद्धिक स्तर के हिसाब से आप जो है इसमें लिखते हैं। और डिग्निफाइड मैनर होता है, बहुत सम्मानजनक तरीके से आप इसको लिखते हैं। इट हैज़ बीन कॉल्ड अ पोम इन फुल ड्रेस। ओके, इसको क्या कहा गया? एक पोम इन फुल ड्रेस कहा गया। ठीक है, सो पोम इन फुल ड्रेस क्यों? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है सम्मानजनक होता है। ठीक है, इसने पूरे कपड़े पहने होते हैं, ऐसा बताया जाता है। सो पूरा सम्मानजनक जो है होता है। नेक्स्ट, ओरिजिन और एटिमोलॉजी की अगर बात करें, सो द टर्म ओड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडन। ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एडन से आया है। कहीं पर आपको ओइडन देखने को मिल सकता है। सो एडन ओइडन बात वही है। सो ग्रीक वर्ड से आया है, मीनिंग टू सिंग और टू चैंट, जिसका मतलब होता है सिंग करना, गाना, या फिर चैंट करना, जपना। इट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? एंशिएंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में होता है। टू बी संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द ओलोस। इसको ओलोस और लायर के साथ गाया जाता है, बट जनरली हम लोग जो है इसको ओलोस से रिलेट करते हैं। तो ओलोस के साथ, ओलोस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है, जिसके साथ इसको गाया जाता है। ओके, सो इसको कहते हैं हम लोग ओड। नेक्स्ट देखिए, 3 क्लासिकल जो टाइप्स होते हैं ओड के, वो कौन से होते हैं? गुड आफ्टरनून रीना, गुड आफ्टरनून। सो 3 ओड की जो टाइप्स हैं, क्लासिकल टाइप्स, तो कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट है द पिंडारिक ओड। फर्स्ट जो ओड होता है उसको बोलते हैं पिंडारिक ओड, बिकॉज इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया? मतलब इसको पॉपुलराइज किसने किया? पिंडार ने किया। रेगुलर ओड और कोरिक ओड भी इसको कहा जाता है। रेगुलर ओड मतलब ये जो है सबसे नॉर्मल तरीका है ओड लिखने का, और कोरिक ओड इसलिए बिकॉज इसको कोरस में गाया जाता है, समूह गान की तरह इसको गाया जाता है। ओरिजिन समझिए इसका, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोइट पिंडार। ग्रीक पोइट पिंडार के नाम पर जो है इनका नाम, इस ओड का नाम जो है ओड रखा जाता है। 518 से 438 बीसी में थे, नहीं याद रखना है आपको। याद रखना है पर्पस क्या है? टू सेलिब्रेट पब्लिक इवेंट्स। पब्लिक इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए जो है ओड लिखा जाता है। सच एज एथलेटिक विक्ट्रीज एट द ओलंपिक गेम्स। वहाँ पर उस समय भी ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे, तो वहाँ पर कोई भी एथलीट जीतता तो उसके बारे में लिखने के लिए ये गाया जाता। देवर कोरल पोम्स। ये कोरल पोम्स होती थी, एक कोरस में गाई जाती थी। परफॉर्म्ड बाय अ कोरस, जो कि एक कोरस के द्वारा परफॉर्म की जाती थी। कोरस क्या होता है? समूह गान जो है वो होता था। एंड डांसर्स, उसमें डांसर्स भी होते थे। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ट्री पार्टाई स्ट्रक्चर होता है इसका, कैरेक्टराइज्ड बाय अ 3 पार्ट स्ट्रोफिक स्ट्रक्चर। ये एक 3 पार्ट स्ट्रोफिक स्ट्रक्चर होता है। अब समझिए 3 पार्ट स्ट्रोफिक स्ट्रक्चर में क्या है। देखिए, इसके 3 पार्ट होते हैं ओड के, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और रिपोर्ट। अब इसका सेंस क्या है ये समझिए। देखिए, कोई भी जो ओड होता है, कोई भी जो ओड होता है वो 3 स्ट्रक्चर में बटा होता है। 3 जो है वो पैराग्राफ्स में, आप ऐसा समझ सकते हैं, स्टैंजाज में बटा होता है। कौन कौन से हो सकते हैं? अब समझिए, स्टैंजा ज़्यादा होते हैं लेकिन 3 जो है सेगमेंट होते हैं उसके। फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है? फर्स्ट सेगमेंट को आप बोलते हैं स्ट्रोफी। दूसरा सेगमेंट जो है उसको कहते हैं आप एंटी स्ट्रोफी। ठीक है, और थर्ड जो सेगमेंट है उसको आप बोलते हैं इपोड। अब समझिए क्या होता था। तो एक जो है आपका एक स्टेज होता है आपका, इसको हम लोग स्टेज कह रहे हैं। इस स्टेज पर क्या होता था कि जो लोग हैं वो खड़े होते थे, दोनों में से कहीं से भी एंट्री हो सकती है। देखिए, और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करेंगे, अभी पर्दा उठा नहीं है, यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये लोग जैसे ही
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही पर्दा उठेगा तो लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसे आएंगे, ये लोग जो हैं ऐसे हो जाएंगे और सामने जनता को दिखाई देंगे, लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऑडियंस यहाँ पर बैठी है। ये अपना परफॉर्मेंस करते हुए आएंगे, कुछ गाते हुए, हाथ में हाथ लिए हुए, सभी हाथ पकड़े हुए, कुछ गाते हुए, कुछ नाचते हुए आएंगे। और ये आते हुए कहाँ चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। मतलब इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया राइट से, और कहाँ चले गए, तो ये चले गए लेफ्ट में चले गए, ठीक है। राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट में चले गए। तो इन्होंने यहाँ पर जो गाया, इन्होंने जो पूरी पोइट्री थी उसका एक पार्ट गाया, और जिस पार्ट को गाया उसको बोला जाता है स्ट्रोफी। क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा स्ट्रोफी। तो इन्होंने पोइट्री का स्ट्रोफी वाला पार्ट गाया। अब क्या होता है, ये जो है सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब अभी पूरा नहीं हुआ है ओड, है ना, अभी इनकी पोइट्री पूरी नहीं हुई। ये क्या करेंगे, ये गाते हुए वापस इधर की तरफ भी जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ भी जाएंगे। और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो कुछ गाते हुए जाएंगे, और जो इन्होंने गाया उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंटी स्ट्रोफी। स्ट्रोफी का अपोजिट, दैट इज एंटी स्ट्रोफी। तो आप इसको एंटी स्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब जब ये राइट में आ गए तो वापस से यहाँ पर जाएंगे और बीच में खड़े हो जाएंगे, और बीच में खड़े होते हुए जो है ओड का बाकी का जो पार्ट है वो गाएंगे। मतलब ये यहाँ पर जो है कंक्लूड कर देंगे ओड को। और जब कंक्लूजन होगा, जब ओड को कंक्लूड किया जाएगा तो ये बिल्कुल बीच में होंगे, और जब बीच में होंगे तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इपोड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा ओड है वो 3 सेगमेंट में बटा होता है। कितने सेगमेंट में, 3 सेगमेंट में। तो 3 सेगमेंट में ये बटा होता है, और जो तीसरा सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इपोड। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं आप स्ट्रोफी, समझिए इसको। फर्स्ट जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं आप स्ट्रोफी, ठीक है। दूसरा जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं आप एंटी स्ट्रोफी, ओके। और जो तीसरा सेगमेंट है इसको आप बोलते हैं इपोड, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर में होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को गाते हुए राइट से लेफ्ट आते हैं, और फिर दूसरे स्ट्रक्चर को गाते हुए लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट स्ट्रोफी, लेफ्ट टू राइट दैट इज एंटी स्ट्रोफी, और जब बीच में आकर गाते हैं तो उसको बोलते हैं इपोड। क्या बोलते हैं उसको, इपोड कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी। अब देखिए यहां पर ये जो होता है आपका, जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप देखा, कौन सा टाइप है, पिंडारी कोड। हम बात करें पिंडारी कोड की, जो कि आपका पहला टाइप है। पिंडारी कोड का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड में बटा होता है। तो जो स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी है ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनके रिदम सेम होती है, इनका मीटर सेम होता है। इसलिए ये जो पिंडारी कोड है इसको आप होमोस्ट्रोफिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक ऐसा ओड है जिसका स्ट्रक्चर होमोस्ट्रोफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्ट्रोफी द फर्स्ट मूवमेंट संग बाय द कोरस एज इट डांस इन वन डायरेक्शन, जब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। उसके बाद एंटी स्ट्रोफी क्या होता है, द सेकंड मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट जब ये वापस उधर से आते हैं। अ रिस्पॉन्स, जो कि स्ट्रोफी का रिस्पॉन्स होता है, स्ट्रोफी का आंसर करते हैं। संग एज द कोरस, जो एक कोरस में गाया जाता है, समूह में गाया जाता है। मूव्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए। नेक्स्ट इपोड, द फाइनल मूवमेंट, अंतिम मूवमेंट जो बिल्कुल सेंटर में होकर गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संग वाइल द कोरस स्टूड स्टिल, जब कोरस बिल्कुल शांत खड़ा है, अब ये मूव नहीं कर रहे हैं। जब आ गए हैं बीच में तो बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, सभी ने हाथ पकड़े हुए हैं और वहां बीच में जो है नाचते हुए कुछ गा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इपोड। तो स्टूड स्टिल, इट हैड अ डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न, इसका मेट्रिकल पैटर्न अलग होता है। तो इसका मीटर अलग होता है, इसकी रिदम अलग होती है, ठीक है। तो स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी का जो है अलग होता है और इसका अलग होता है। स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी का सेम है और इसका अलग है उनसे, ठीक है। इट हैड अ डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न एंड सर्व्ड एज अ कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन का काम करता है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग सोनेट में देखते हैं। सोनेट में जो है कपलेट जो है, अगर इंग्लिश सोनेट की बात करें तो कपलेट जो होता है वो आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। अगर बात करें हम लोग पुराने सोनेट्स की, फॉर एग्जांपल पेट्रार्कन सोनेट की अगर बात करें तो ऑक्टेव जो है वो प्रॉब्लम को दिखाता है और सेस्टेड वहां पर कंक्लूजन देता है। तो यहां पर जो है ये इपोड कंक्लूजन का काम करता है। एग्जांपल है पिंडार के ओलंपियन ओड्स, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। नाउ देखिए सेकंड पार्ट देखिए ओड का, हॉरेशियन ओड। हॉरेशियन ओड क्या है, ओरिजिन इसका नेम्ड आफ्टर द रोमन पोइट हॉरिस, इसका नाम जो है रोमन पोइट हॉरिस पर पड़ा। 65 से 8 BC में था ये। पर्पस देखिए मोर पर्सनल मेडिटेटिव, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है। अब देखिए जब पिंडार ने इसको इन्वेंट किया तो इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल रखा, औपचारिक रखा, ठीक है। इसमें जो है बहुत सम्मानजनक बातें लिखी और ये सारी चीज़ें जो कि आम जन के हिसाब की नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब हॉरेस लेकर आते हैं इसको, जब ये रोम पहुंचता है तो हॉरेस के हाथ में आता है, और जब हॉरेस के हाथ में आता है तो ये क्या करते हैं, उसको बहुत पर्सनल बना देते हैं, मेडिटेटिव, सोच विचार करने वाला बनाते हैं, एंड ट्रैंक्विल, और बहुत शांत, बहुत काम जो है उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सॉरी, ओके, सो सर्दी का इफेक्ट देखिए। सो ट्रैंक्विल होता है, दे डेल्ट विद थीम्स ऑफ लव, यहाँ पर जो है वो लव की थीम पर बेस होता है, फ्रेंडशिप पर बेस होता है। वाइन, शराब के ऊपर ये ओड लिखे जा रहे हैं।
एंड अ कंटेंटेड लाइफ, और एक बहुत ज़्यादा संतोषजनक जो है संतोषजनक लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? कंपोज ऑफ यूनिफॉर्म रेगुलर स्टैंजास। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टैंजास में होता है, ठीक है। एक स्टैंजा हो गया, दूसरा स्टैंजा हो गया, तीसरा स्टैंजा, चौथा स्टैंजा, इस तरीके से स्टैंजास में होता है। इसके पहले जो ओड था वो 3 स्ट्रक्चर में बताता था, 3 पार्टाइट स्ट्रक्चर था उसका। फर्स्ट इज स्ट्रोफी, सेकंड इज एंटी स्ट्रोफी और थर्ड इज इपोड। यहाँ पर अलग है, ये स्टैंजास में होता है। और यूनिफॉर्म स्टैंजास होते हैं, रेगुलर स्टैंजास होते हैं, मतलब इनकी रिदम और मेट्रिकल पैटर्न जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। ईच स्टैंजा फॉलोज द सेम मेट्रिकल पैटर्न, हर स्टैंजा जो है सेम मेट्रिकल पैटर्न और राइम स्कीम को जो है फॉलो करता है। तो मीटर सेम होता है, राइम स्कीम सेम होती है इसकी। थ्रू आउट द पोम, पूरी पोम में। इट इज काम, ये काफी काम होता है, काफी शांत होता है। बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड होता है। एंड कॉलोकियल, और बातचीत की भाषा में होता है, बातचीत की भाषा में होता है, आमजन की भाषा में होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, हॉरिस के जितने भी ओड्स हैं सारे इसी के एग्जाम्पल है, हॉरिशियन ओड्स के। नेक्स्ट देखिए द रेगुलर ओड। अब यहाँ पर समझिए पहले जो है कहाँ इन्वेंट हुआ ये, तो पहले इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ? इसका इन्वेंशन हुआ ग्रीस में। किसके पास हुआ? किसने किया? पिंडार ने किया। उसके बाद कहाँ जाता है ये जाता है रोम में। रोम में किसके पास जाता है? हॉरेस के पास। अब आता है ये इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब आते हैं तो कौन झेलता है इसको? तो इसको झेलते हैं अब्राहम काउले। तो अगर बात करें इरेगुलर ओड की, तो इसका ओरिजिन अ लेटर डेवलपमेंट दैट अरोज इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के आसपास जो है इसका इन्वेंशन जो है किया जाता है। ओड था पहले से, उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है और नया फॉर्म बनाया जाता है। की फिगर कौन है इसके? अब्राहम काउले इज क्रेडिटेड विद इट्स इन्वेंशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसका इन्वेंशन जो है अब्राहम काउले ने किया। इसके पहले रोम में था, रोम के पहले ग्रीस में था। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? दिस फॉर्म अबैंडन्ड द स्ट्रिक्ट स्ट्रोफिक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रोफिक स्ट्रक्चर था, स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी सब इसने त्याग दिया, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर को त्याग दिया। ऑफ द पिंडारी कोड, पिंडारी कोड का जो स्ट्रक्चर था वो त्याग दिया। इट रिटेन्स द लॉफ्टी टोन एंड सीरियस सब्जेक्ट। लेकिन इसने क्या किया? देखिए जब जैसे पिंडार आया तो पिंडार का जो स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा जो है रिजिड था, स्ट्रिक्ट था। उसके बाद हॉरेस आते हैं, हॉरेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं। तो उन्होंने पिंडार का जो स्ट्रक्चर था कि इसको रिजिड रखना है, सब्जेक्ट जो है वो एक ही रखना है और रिजिड सब्जेक्ट रखना है, वो इन्होंने हॉरेस ने त्याग दिया। लेकिन जब अब्राहम काउले आते हैं तो वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, पिंडारिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जो पिंडारिक स्ट्रक्चर का जो टोन था, उसके अलावा जो एक लॉफ्टी टोन था, बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब बताया जाता था, और सीरियस जो सब्जेक्ट था वो इन्होंने बरकरार रखा। बट यूजेज अ वेरिएबल मीटर, लेकिन अलग मीटर को यूज करते हैं। लाइन लेंथ अलग होती है इसकी, एंड स्टैंजा स्ट्रक्चर इन्होंने अलग बना दिया, ठीक है ऐसा। इसीलिए इसको इरेगुलर रोड बोलते हैं, बिकॉज इसका कुछ भी रेगुलर नहीं था, है ना ऐसा। अलाउइंग द फॉर्म टू फॉलो द फ्लो ऑफ द पोइट्स थॉट एंड इमोशन, ठीक है। जिससे क्या होता है? पोइट के जो थॉट्स और इमोशन है, पोइट आराम से लिख पाता था, बहुत अच्छे से लिख पाता था। इसलिए उन्होंने जो है इरेगुलर इसको बनाए रखा, रेगुलर नहीं बनाया। नेक्स्ट देखिए पर्पस क्या था इसका? इट प्रोवाइडेड ग्रेटर फ्रीडम वाइल मेंटेनिंग द ओड्स डिग्निफाइड कैरेक्टर। ओड का जो डिग्निफाइड कैरेक्टर, सम्मानजनक जो कैरेक्टर है, उसको बनाए रखा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है उनको फ्रीडम भी मिली कि पोइट अपने भी विचार रख पाए, ठीक है, वो स्ट्रक्चर को त्यागने पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ओड लिखा, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये किस में लिखा गया? अब्राहम काउले के इरेगुलर ओड वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, 3 तरह के ओड्स हैं, दैट इज पिंडारिक, हॉरेशियन और उसके बाद काउलेन ओड। तो काउलेन ओड को आप इंग्लिश ओड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इरेगुलर ओड के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट जो था पिंडारिक ओड, उसको रेगुलर भी कहते हैं आप, और कोरिक ओड भी कहते हैं। दूसरा जो था हॉरेशियन ओड भी कहलाता है, और रोमन ओड भी आप उसको कहते हैं, ठीक है। और ये तीसरा है इंग्लिश ओड, इरेगुलर ओड, और आप इसको क्या कह सकते हैं? काउलेन ओड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ओड इन द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ओड जो है वो क्या क्या प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं वो लेकर आते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो देखिए रेनेसां में इसको रिवाइवल किया जाता है, और इसको रेनेसां में कौन रिवाइवल करता है? तो इसका रिवाइवल कौन करता है रेनेसां के पीरियड में? तो ये किया जाता है बैन जॉनसन के द्वारा। सो बैन जॉनसन इंट्रोड्यूस द पिंडारिक ओड टू इंग्लिश पोइट्री इन द अर्ली 17th सेंचुरी, ठीक है। अर्ली 17th सेंचुरी में जो है वो बैन जॉनसन जो है पिंडारिक ओड को पॉपुलराइज करते हैं। किसके बाद? अब्राहम काउले के बाद, ठीक है। इंग्लिश में एग्जाम्पल्स हैं अ पिंडारिक ओड एंड दी हॉरेशियन टू पेनहर्ट्स। अब देखिए ये किसने लिखा? बैन जॉनसन ने। क्या क्या लिखा? एक तो वर्क लिखा इन्होंने पिंडारिक ओड, जो कि पिंडारिक ओड में लिखा हुआ था, और एक और हॉरेशियन ओड लिखा। क्या लिखा? टू पेनहर्ट्स, ठीक है, टू पेनहर्ट्स इन्होंने लिखा। सो बैन जॉनसन ने 2 वर्क लिखे, दैट इज पिंडारिक ओड और टू पेनहर्ट्स। नेक्स्ट देखिए 17th to 18th सेंचुरी की अगर बात करें
इरेगुलर ओड की अगर बात करें तो वो क्या करता है, सो देखिए अब्राहम काउलेस पिंडारिक ओड्स, ये एक वर्क का नाम है। अब्राहम काउलेस पिंडारिक ओड जो है वर्क का नाम है, जो 1656 में लिखा। पॉपुलराइज द इरेगुलर फॉर्म, इसने इरेगुलर फॉर्म को पॉपुलराइज किया। बेन जॉनसन जो है इंग्लैंड में क्या लेकर आते हैं, इंग्लैंड में लेकर आते हैं पिंडारिक ओड, ठीक है। अब्राहम काउले जो है वो क्या करते हैं, अब्राहम काउले इन्वेंशन करते हैं इंग्लिश ओड्स का, ठीक है, लेकिन उसको अब कहते हैं इरेगुलर ओड्स, ठीक है। इरेगुलर ओड्स को जो है वो इन्वेंट करते हैं। उसके बाद बेन जॉनसन क्या लेकर आते हैं, रेनेसो के टाइम पर बेन जॉनसन लेकर आते हैं पिंडारिक ओड को। नेक्स्ट देखिए 17 से 18 सेंचुरी में अब्राहम काउले की जो पिंडारिक ओड्स जो वर्क है वो फेमस होता है। पॉपुलराइज द इरेगुलर फॉर्म, इससे जो पिंडारिक ओड था उसको नहीं बल्कि जो अब्राहम काउले का आप कह सकते हैं इरेगुलर ओड, उसको फेम मिली, उसको प्रसिद्धि मिली। विच फोकस्ड ऑन द पिंडारिक स्पिरिट, जो पिंडारिक ओड की जो आत्मा है उस पर ध्यान देता था, उस पर जो है बिल्कुल जो है वो कमांड रखता था, रेदर देन द स्ट्रिक्ट फॉर्म, स्ट्रिक्ट फॉर्म को नहीं अपनाता था ये, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए जॉन ड्राइडन जो है वो क्या करते हैं, जॉन ड्राइडन रोट मेजर ओड्स इन दिस इरेगुलर स्टाइल। कौन सी स्टाइल, अब्राहम काउले की जो स्टाइल थी दैट इज इरेगुलर ओड्स की, उसमें जॉन ड्राइडन काफी सारे वर्क्स लिखते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट उन्होंने लिखा अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ठीक है। दूसरा उन्होंने लिखा अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, ठीक है। कौन कौन से वर्क्स लिखे जॉन ड्राइडन ने, दैट इज अलेक्जेंडर्स फीस्ट और अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। आपको ये सारे पता होना जरूरी है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको याद होना जो है आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए द रोमांटिक पीरियड, द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड की जो सबसे ज्यादा गोल्डन एज मानी जाती है वो कौन सी एज मानी जाती है, वो मानी जाती है रोमांटिक पोइट्री, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ड्रामा की, ड्रामा की गोल्डन एज किसको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे एलिजाबेथन एज। लेकिन यहाँ पर अगर रोमांटिक पीरियड की बात की जाए तो ये तो इंग्लिश ओड की गोल्डन एज कही जाती है। देखिए द रोमांटिक पोइट्स ट्रांसफॉर्म द ओड इनटू अ व्हीकल फॉर इंटेंस पर्सनल रिफ्लेक्शन। जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने ओड को किस तरीके से यूज किया, उन्होंने ओड को यूज किया पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए। पर्सनल रिफ्लेक्शन मतलब खुद के विचारों को दर्शाने के लिए उन्होंने यूज किया। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर सेल्फ, और आंतरिक जो विचार हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने यूज किया ओड को, ठीक है। तो उनके ओड्स के थ्रू हम लोग उनके आंतरिक विचारों को जान पाते हैं, ऐसा। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर सेल्फ, और उनके अंदर के जो है विचार हम जान पाए। की पॉइंट्स कौन कौन से थे और उनके वर्क्स कौन कौन से, समझिए विलियम वर्ड्सवर्थ को आप नहीं भूल सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोइट रहे हैं ओड के टाइम के और रोमांटिसिज्म के टाइम के, रोमांटिक एरा के टाइम के। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इन्होंने लिखा, ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। नेक्स्ट सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस टी कॉलरिज ने क्या लिखा, डिजेक्शन लिखा, जो भी एक ओड था। सो डिजेक्शन एंड ओड नाम का इन्होंने वर्क लिखा जिसमें भी ओड जो है वो बताया गया था। नेक्स्ट जॉन कीट्स ने कौन कौन से वर्क्स लिखे, अभी हम लोगों ने देखा, एक तो देखा, एक सेकेंड, ओड्स ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जॉन कीट्स की तो एक वर्क है इनका ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलैंकोली एंड ओड टू ऑटम, ठीक है। ये किसने लिखा, ये लिखा आपके जॉन कीट्स ने, ठीक है। सो जॉन कीट्स ने ये सारी वर्क्स लिखे हैं, सो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, समझिए। उसके बाद पीबी शैली ने क्या लिखा, देखिए पीबी शैली का भी जिक्र है यहाँ पर, समझिए इसको। कहाँ चला भैया, अल्लाह, अरे रे रे राम, क्या कर रहे, चलिए फिर से, ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स ने ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू साइकी जो है इन्होंने लिखा। ओड ऑन मेलैंकोली भी जॉन कीट्स ने लिखा एंड ओड टू ऑटम भी जो है जॉन कीट्स ने लिख डाला। उसके बाद देखिए और क्या लिखा, पीबी शैली की अगर बात करें, पर्सी बिशी शैली, पीबी शैली की बात करें तो इन्होंने ओड टू द वेस्ट विंड लिखा, ठीक है। ओड टू द वेस्ट विंड किसने लिखा, पीबी शैली ने, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कुछ मॉडर्न ओड्स की बात करें, सो 20th सेंचुरी जो है उन्होंने 20th सेंचुरी में क्या देखने को मिला, एक डेमोक्रेटाइजेशन मिला हमें ओड के सब्जेक्ट मैटर को लेकर। यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई, मतलब बहुत सारी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिली। पोइट बिगेन राइट, ठीक है, पोइट्स ने जो है स्टार्ट किया लिखना, क्या लिखना स्टार्ट किया, ओड्स ऑन कॉमन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, कॉमन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स पर उन्होंने वर्क लिखना स्टार्ट किया। तो कॉमन था, एवरीडे की चीजों पर वर्क लिखना स्टार्ट किया। की फिगर है पैब्लो नेरूदा, उन्होंने क्या लिखा, हिज एलिमेंटल ओड्स सेलिब्रेटेड, उनके जो एलिमेंटल ओड्स थे, ठीक है, जो शुरुआती या फिर तत्विक मूलभूत रूप से जो ओड्स लिखे उन्होंने वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अनियन को, एक अनियन पर उन्होंने ओड लिख दिया, अ पैर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ी मोजे पर उन्होंने ओड लिख दिया, और टमाटो पर ओड लिख दिया, ठीक है। तो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा जो है डेमोक्रेटाइजेशन हो गया था
डेमोक्रेसी आ गई थी किस चीज में, ओड्स राइटिंग में। ओके, अब देखिए, अब हम इन सारी चीजों को समराइज करते हैं, जो फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने पेश है। देखिए ध्यान से देखिए, क्या क्या ये ध्यान रखना है आपको ओड्स को लेकर। तो ओड्स को लेकर आपको ध्यान रखना है कौन सा ओड है, किस पर्सन ने लिखा, ठीक है, उसका की फीचर क्या है और किस पीरियड का है, वो किस टाइप का है। तो देखिए पहली बात करते हैं हम लोग रिवीजन की, तो पहले एक बार फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। तो पिंडारिक ओड की अगर बात करें तो ये पिंडार ने जो है वो लिखा, कहाँ पर इन्वेंशन हुआ, एंशिएंट ग्रीस में। क्या फीचर्स है इसके, तो इन्होंने पब्लिक के लिए लिखा, ठीक, ओलंपिक गेम्स के लिए लिखा, मतलब पब्लिक के लिए लिखा, और सेलिब्रेटरी इसका टोन था। उसके बाद अगर बात करें तो इसका ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर था। ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर मतलब 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, दैट इज ट्रॉफी, एंड ट्रॉफी, इपोर्ट, राइट टू लेफ्ट ट्रॉफी, लेफ्ट टू राइट एंड ट्रॉफी और इपोर्ट। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल की, तो पिंडार के जो ओलंपियन ओड्स हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करें होरेशियन ओड, जिनको आप क्या कहते हैं, रोमन ओड्स भी कहते हैं। तो देखिए हॉरेस ने इसको लिखा, एंशिएंट रोम में इसका इन्वेंशन हुआ, पहले ग्रीस में पिंडारिक ओड था और रोम में आपका होरेशियन ओड हो जाएगा। आगे देखिए पर्सनल इसके की फीचर्स है, इसके की फीचर्स क्या क्या थे, पर्सनल ओड इन्होंने लिखा, मेडिटेटिव, बहुत ज़्यादा सोच विचार वाले ओड्स हैं, इसमें सोच विचार कर रहा है कोई पर्सन, जो मेजर कैरेक्टर है वो। यूनिफॉर्म स्टैंजास, इसके जो स्टैंजास थे वो सिमिलर होते थे, सारों की जो मैट्रिकल पैटर्न है वो सिमिलर है, उनकी राइम स्कीम जो है वो सिमिलर है। एग्जाम्पल हो जाएगा होरेस के ओड्स। नेक्स्ट देखिए इरेगुलर ओड्स की अगर बात करें तो किसने इन्वेंट किया, अब्राहम काउले, 17वीं सेंचुरी के आसपास। इसकी टोन जो है उन्होंने लॉफ्टी रखी, बिल्कुल वैसी जैसे कि यहाँ पर थी, बहुत एलिवेटेड स्टाइल रखा। वेरिएबल स्टैंजास, इसके स्टैंजास जो है वेरिएबल हो सकते थे, अलग अलग स्टैंजा हो सकते थे, मीटर अलग अलग हो सकता था इनका। फॉलोज इमोशन, ये इमोशन को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा वर्ड्सवर्थ इंटीमेशंस, ठीक है, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये लिखा है इन्होंने इरेगुलर ओड में। रोमांटिक ओड की अगर बात करें तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, इन्होंने जो है रोमांटिक ओड्स को इन्वेंट किया, या फिर इन्होंने रोमांटिसिज्म जो है वो डाल दिया ओड्स में। नेक्स्ट देखिए इंट्रोस्पेक्टिव इसकी टोन होती थी, मतलब यहाँ पर पर्सन जो है वो खुद के विचार बता रहा है, खुद को ही एक्सप्लोर कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यहाँ पर हो रहा है। पर्सनल जो है इसमें होता था, ओड में पर्सनल व्यूज जो है दिखाई देते थे। एक्सप्लोर्स इमेजिनेशन इन नेचर, इसमें इमेजिनेशन और नेचर को जो है एक्सप्लोर किया जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सा ओड, इट इज रोमांटिक ओड। कीट्स ने एक वर्क लिखा ओड टू नाइटिंगेल, जो कि इसी तरह के ओड में लिखा हुआ है। तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स एटसेट्रा, ये सारे इसके प्रोमिनेंट फिगर्स थे। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, देखिए कुछ ओड्स हैं, उनके लिखने वाले लोग हैं, ठीक है, पोइट्स हैं, और उसके बाद उनको लेकर जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो समझिए फर्स्ट, ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा, ये लिखा आपके जॉन कीट्स साहब ने, ठीक है। कौन सा टाइप है, हॉरेशियन ओड है, समझिए। ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा, जॉन कीट्स ने लिखा, टाइप कौन सा है, हॉरेशियन ओड है। की थीम क्या है इसकी, इमॉर्टल आर्ट वर्सेस मॉर्टल सफरिंग, कि आर्ट जो है वो तो इमॉर्टल है, आर्ट नहीं मरता है, लेकिन आपकी जो सफरिंग है वो मॉर्टल है, हर किसी व्यक्ति को सफरिंग झेलनी पड़ती है। एस्केपिज्म के बारे में उन्होंने लिखा, जीवन से बाहर जाने के बारे में उन्होंने लिखा। डेथ एंड ट्रांजिएंस, डेथ और लाइफ की नॉन परमानेंस के बारे में उन्होंने बात किया, कि जो लाइफ है वो टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट, ऐसा इन्होंने डिस्कशन किया। नेक्स्ट देखिए ऑड ऑन ग्रीशन, कि इन्होंने लिखा जॉन कीट्स अगेन, किस तरह का वर्क है, ये हॉरेशियन काइंड ऑफ ओड है। और बात करें तो क्या आर्ट वर्सेस रियलिटी की इन्होंने बात की, कि अर्न पर जो आर्ट है और जो रियलिटी है उसमें कितना फर्क है, ऐसा। ब्यूटी इज ट्रुथ, उन्होंने बताया ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ऐसा। सो ब्यूटी जो है वही ट्रुथ है, वही सच है, ऐसा। फ्रोजन टाइम, इन्होंने फ्रोजन टाइम को बताया, मतलब टाइम जब हम इसको पढ़ते हैं तो टाइम फ्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखिए एक आता है ओड टू ओटम, जो भी आपके कीट्स साहब ने लिखा, ठीक है, ओड टू ओटम जो लिखा आपके जॉन कीट्स ने, ओड टू ओटम जॉन कीट्स ने लिखा। होरेशियन टाइप ऑफ ओड है, आपको ये भी याद रखना है। नेचर साइकिल के बारे में बताया गया, नेचर तुरंत निरंतर चलती रहती है, इट नेवर स्टॉप्स, ऐसा। मैच्योरिटी एंड डीके, इसके बारे में बताया कि मैच्योरिटी भी आती है और डीके भी होता है, लोग परिपक्व भी होते हैं और उनका नाश भी होता है, ऐसा। एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस कर लेना ही जो है वो सर्वधर्म है, ऐसा। तो उन्होंने ये सारी चीजें भी बताई। नेक्स्ट देखिए द ओड इन इंग्लिश लिटरेचर, थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। गिव मी सेकंड, क्या हो जाता है इसको कभी कभार यार, ठीक है। तो देखिए द ओड इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में ओड जो है वो क्या डोमिनेंस रखते हैं और क्या क्या जो है हमें जो है जानने को मिलता है। सो समझिए
इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स यूज द ओड फॉर्म विद मास्टरली परफेक्शन। ठीक है, इंग्लिश के जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे तरीके से ओड्स को यूज़ किया, आपको ये ध्यान रखना है। वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ये सारे लोगों ने। नेक्स्ट, मैनी इंग्लिश ओड्स आर एनकॉमियस्टिक। एनकॉमियस्टिक मतलब इनका जो लिखने का पर्पस था वो था प्रेज करना और ग्लोरीफाई करना। ठीक है, किन की बात है? ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड जो हैं एनकॉमियस्टिक होते हैं, इसका मतलब वो जो है प्रेज करने और ग्लोरीफाई करने के लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, द फॉर्म हैज़ अ वाइड स्कोप फॉर आर्टिस्टिक अचीवमेंट। ये जो फॉर्म है इसमें आर्टिस्टिक अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आर्टिस्ट जो है बहुत कुछ अचीव कर पाए। एंड कैन बी यूज एज व्हीकल फॉर फिलोसफी, और फिलोसफी के व्हीकल की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे वर्ड्सवर्थ लिखते हैं इमॉर्टैलिटी के ऊपर कि जो है अनश्वरता जो है क्या चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल थॉट्स वो लेकर आते हैं। तो ओड जो है एक माध्यम है फिलोसफिकल थॉट्स को रिप्रेजेंट करने का, ये यहाँ पर बताया जाता है। कुछ मास्टरपीस एग्जाम्पल्स भी हैं जो कई सारे लोगों ने लिखा है, जो यहाँ पर आपको कॉमन मिल सकते हैं। जैसे कीट्स के सारे ओड्स जो हैं सारे फिलोसफिकल हैं, सारे अच्छे अच्छे हैं। नेक्स्ट, शैली का ओड अगर बात करें, ओड टू वेस्ट विंड, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल आइडियाज़ को जो है एक्सप्लोर करता है। कॉलिंस की अगर बात करें, कॉलिंस ने क्या लिखा? ओड टू इवनिंग लिखा। ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ ओड्स ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, जो इमॉर्टैलिटी की बात करता है, पूरा फिलोसफी से जो है सराबोर है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और ओड्स की, कुछ और राइटर्स की। अगेन ओके, डूइंग गुड, ग्रेट। तो दीज आर दी थिंग्स। अब आपको ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं। देखिए, ओड टू अ नाइटिंगेल किसने लिखा? जॉन कीट्स ने लिखा। इमॉर्टल आर्ट वर्सेस मॉडल सफरिंग, एस्केपिज्म, डेथ एंड ट्रांजिएंस, ये सारी बताई। ओड ऑन ग्रीशियन, जॉन कीट्स ने लिखा। ओड टू ऑटम, जॉन कीट्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओड टू द वेस्ट विंड, पीबी शैली। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें लॉस्ट चाइल्डहुड वंडर के बारे में बताया, एजिंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। डिजेक्शन लिखा, डिजेक्शन एंड ओड, एस.टी. कॉलरिज ने। ठीक है, लॉस्ट क्रिएटिविटी, डिप्रेशन, इनर और आउटर वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन हुआ। टू द इमॉर्टल मेमोरी किन्होंने लिखा? बेन जॉनसन ने। टू द इमॉर्टल मेमोरी बेन जॉनसन रोट। फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं, वर्च्यू के बारे में, हीरोइज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू पैंस हर्ट्स हमने देखा, बेन जॉनसन ने लिखा। सो बेन जॉनसन के दो वर्क्स याद रखने हैं, टू द इमॉर्टल मेमोरी और टू पैंस हर्ट्स। ठीक है, तो सिंपल कंट्री लाइफ, सोशल हार्मनी, ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में इन्होंने लिखा। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जॉन ड्राइडन लिखते हैं। ठीक है, और टॉमस ग्रे लिखते हैं द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको याद होना जरूरी है। सो प्रोग्रेस ऑफ पोइजी किसने लिखा? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार आता है क्वेश्चन, सो आपको ध्यान रखना है। प्रोग्रेस ऑफ पोइजी इज रिटन बाय टॉमस ग्रे, जिन्होंने एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड भी जो है वो लिखा है। ओके, सो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। चलिए, सो आई वांट कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप सीधा जो है पूछ लें, फटाफट से बताइए। एनी डाउट हियर? देखिए, सारे फैक्ट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। देयर इज नथिंग लाइक कि आप फैक्ट्स याद ना करें फिर भी आप जो है सिलेबस आप फिर भी सिलेक्शन को जो है एक्सपेक्ट कर पाएं, ऐसा नहीं है ना, आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे।